Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, हम लोग एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे. मैंने आप लोगों को टोटल मिला के 10 एडजस्टमेंट्स करा दिए. आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है? कई फर्म्स की ऐसी पॉलिसी होती है कि जब वो अपने कस्टमर को गुड्स बेचते हैं तो ये बोलते हैं कि आप कोई बात नहीं, अगर आपको ना समझ में आए, ना पसंद आए तो इतने दिन में वापस कर जाना. समझ में आया? जैसे हो सकता है किसी की पॉलिसी हो 15 दिन की, किसी की 20 दिन की, या कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करती हो. जो हमारे रेगुलर कस्टमर है उनको ज़्यादा दिन देते हैं, जो नए कस्टमर है या जिनको जानते ही नहीं उनको एक भी दिन नहीं देते हम कि नहीं आपको खरीदना है तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, आपको लेना है तो लो, वापस मत करने आना. तो डिपेंड करता है. ठीक है. अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना है? अगर हम लोग आखिरी मंथ की बात करें, मार्च की, तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 20 मार्च को हमने गुड्स सेल करे, 20 मार्च 2022 को हमने गुड्स सेल करे और उसको बोला कि आप 5 अप्रैल तक, मतलब लगभग 15 दिन के आसपास हमने उसको दिए कि 15 दिन है आपके पास, 15 दिन में आपको अगर पसंद ना आए तो ये गुड्स को वापस कर जाना. ठीक है. अब दिक्कत क्या है? इसके बीच में हमारी बैलेंस शीट की डेट आ गई 31 मार्च. जब बैलेंस शीट की डेट आ गई तो इस तारीख को 31 मार्च को अभी ये हमें नहीं पता कि वो बंदा गुड्स को रख लेगा अपने पास या वापस करने आएगा. हमने तो सेल करते वक्त उसको सेल मान लिया होगा, क्योंकि पूरे दिन में इतनी सेल करते हैं हम लोग, तो हर ये थोड़ी ना कि जब वो उसका पीरियड एक्सपायर होगा तभी उसको सेल मानेंगे. नहीं, पूरे दिन में सेल करते रहते हैं तो हम सबको सेल. मैंने कहा ना, हो सकता है अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग पॉलिसी हो. किसी को बोल दिया कि ठीक है आप तो रोज के कस्टमर हो, आप देख लेना अगर आपको वापस करना हो तो अलग अलग कस्टमर्स के साथ हम अलग अलग पॉलिसी रख सकते हैं. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे केसेस में सबको सेल में ही डालते रहते हैं. वरना आपको ये डाउट आ सकता है कि पहले क्यों सेल में डालें उसको. नहीं, लेकिन जिस दिन हमने बेचा 20 मार्च को, उसी दिन उसको सेल मान लिया. ठीक है. अब दिक्कत क्या है? 31 मार्च को हमें ये नहीं पता कि वो बंदा वापस भी करेगा या अपने पास रख लेगा गुड्स को. तो क्या करेंगे? कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस, डू नॉट प्रोवाइड फॉर द एंटीसिपेटेड गेन्स. अगर आपको लगता है कोई नुकसान हो सकता है तो उसके लिए प्रोवाइड करो, लेकिन अगर आपको लगता है कोई फायदा होने वाला है तो वो जब होगा एक्चुअल में तभी रिकॉर्ड करना. तो कंजर्वेटिव अप्रोच को हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे? 31 मार्च को हम उन वाले गुड्स को सेल नहीं मानेंगे. हम ये नहीं मानेंगे कि सेल हुई है, सेल का इंपैक्ट हटा देंगे. लेकिन अगर सेल नहीं मान रहे तो अपने गुड्स तो माने. भाई एक चीज हो सकती है, या तो वो गुड्स हमारे हैं या हमने बेच दिए, दोनों में से कुछ तो होगा. तो अगर हम उसको सेल नहीं मान रहे तो अपने गुड्स मानेंगे. अपने गुड्स मानेंगे इसका मतलब जो आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख रखा होगा, अब उस क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे. क्यों? वो क्लोजिंग स्टॉक हमने कौन सा लिखा होगा? जो हमारे गोडाउन में है, वो अब प्लस कर दो जो गुड्स हमने बेचे हैं वो वाला अमाउंट. ठीक है. क्यों? क्योंकि आप उसको सेल नहीं मान रहे. सेल नहीं मान रहे तो अपना स्टॉक मानो. दो ही चीज हो सकती है ना. गुड्स कैसे कम हो सकते हैं? मतलब या तो हमारे पास रखे हुए हो गुड्स, जैसे ओपनिंग स्टॉक और परचेज, दो चीज हैं. एक तो हमारे पास ऑलरेडी था और कुछ खरीद के लाए. अब वो दो ही चीज हो सकती है उन गुड्स की, या तो हमारे पास पड़ा रह जाएगा या बिक जाएगा. तो अगर हम उसको बिका हुआ नहीं मान रहे तो अपना स्टॉक तो माने. समझ में आया? तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? आपको यहां पर एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा. गुड्स सोल्ड एट रुपीज, ये एक एडजस्टमेंट आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. गुड्स सोल्ड एट रुपीज 2500 हुज अप्रूवल हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड, जिसकी अप्रूवल अभी तक नहीं आई है. दीज वर सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस
एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। समझ में आया? 2500 रुपए के ऐसे गुड्स हैं जो हमने बेचे थे, जिसकी अप्रूवल अभी तक नहीं आई है, और किस रेट पर बेचे थे? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब इसका इंपैक्ट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लेना है, क्योंकि साल एंड हो गया, 31 मार्च आ गया और अभी तक अप्रूवल नहीं आई है। ना उसने ये बताया कि वो गुड्स को रखेगा अपने पास, ना ये बताया कि वो वापस करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 2500 रुपीज दिए हुए हैं, ये क्या है? ये तो सेल प्राइस है, कितने में बेचे। और जो ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट किस पर बता रहा है? 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर मैं ये कह रहा हूं आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट है, कॉस्ट की क्या जरूरत पड़ेगी वो समझा रहा हूं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट पे हमने यहां पर सेल्स लिखा, सेल्स में उस अमाउंट को कंसीडर कर रखा होगा। सेल्स में से हटाओ जो 2500 रुपए, तो माइनस अप्रूवल बेसिस वाले माइनस कर लेंगे 2500 रुपीज। ये तो कर लिए माइनस। एंट्री क्या हुई होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर भी तो कम करो। समझ में आया? डेटर कहाँ होंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो दोनों में से कम करेंगे। अगर सेल नहीं मान रहे तो पैसा भी तो नहीं देगा हमारा डेटर। माइनस अप्रूवल बेसिस। और ये सब जो अप्रूवल बेसिस वाली सेल है ना, ये क्रेडिट वाले कस्टमर्स के साथ ही चलती है, जिनके साथ उधारी चलती है। जो पैसा दे गया वो फिर हम कहां पैसे वापस करेंगे उसको? तो क्रेडिट सेल ही माना जाएगा। 2500 रुपीज इसमें से माइनस कर देंगे। समझ में आया? ये दोनों में से माइनस कर दिया। अब इसे अपना स्टॉक मानो। अपना स्टॉक मानेंगे तो कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए कितनी है। ये 2500 रुपए में तो उसको बेचा था हमने, वो है। हमारे को कितने का पड़ा था वो ऐड करेंगे ना हम क्लोजिंग स्टॉक में। तो वो कैसे निकाले? कह रहा है प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। मैंने जब ट्रेडिंग अकाउंट बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल वैल्यू। आप जाकर देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट वाली क्लास में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल आएगा। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ही सेल की फिगर आएगी। अब कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है प्रॉफिट कितना है। 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25%, मतलब 25% ऑफ कॉस्ट। ऐसे लिख दूं, इक्वल टू सेल कितने में करा? 2500 में। ये 1/4 हो गया, ये 1 + 1/4, तो ये हो गया 5/4 कॉस्ट इक्वल टू 2500। कॉस्ट कितनी आ गई? 2500 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 2000 रुपीज। समझ में आया? तो कॉस्ट कितनी है? 2000 रुपए। अब कॉस्ट को अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक हमने यहां लिख रखा होगा, जितनी भी फिगर होगी, उसमें ये अप्रूवल बेसिस वाले 2000 रुपए ऐड हो जाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आ रहा होगा, बैलेंस शीट में भी आता है ना, तो वो जो भी अमाउंट होगा उसमें 2000 रुपए ऐड हो जाएंगे। आप ऐसे सोच सकते हो कि अप्रूवल बेसिस वाले केस में 4 जगह जा रहा है। सेल में, डेटर में, इन दोनों में कम करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि वो खुद ही 2 जगह है तो उन दोनों में प्लस करेंगे। आया आपको ये अच्छे से समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एक एडजस्टमेंट और है, इंप्लाइड एडजस्टमेंट। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इंप्लाइड का मतलब होता है जो हो सकता है कि वो स्पेसिफिकली हमें ना कहे कि ये एक एडजस्टमेंट है। मतलब नीचे जैसे आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको 4-5 एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको वहां पर लिख कर दे ये एडजस्टमेंट है, बट कुछ ऐसा हिंट होगा क्वेश्चन में जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भी एक एडजस्टमेंट है। उसको बोलते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट। ठीक है, इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स। जैसे देखिए आप लोग,
पहला एग्जाम्पल आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये ट्रायल बैलेंस है हमारा। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट सैलरीज, सैलरीज के ब्रैकेट, सैलरीज का अमाउंट कितना है 22,000, ब्रैकेट में लिखकर दिया उन्होंने 11 महीने। सैलरी के ब्रैकेट में ट्रायल में ही लिख दिया, एडजस्टमेंट नहीं दी उन्होंने, लेकिन ब्रैकेट में खुद लिखकर दे दिया कि ये 11 महीने की सैलरी है। अब आप देखो, साल में 12 महीने, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, पूरे पीरियड की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। हमने पेमेंट सिर्फ 11 महीने की, तब भी हमें 12वें महीने की रिकॉर्ड करनी होगी, और वो 12वां महीना क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी निकल कर आ गया ना। आउटस्टैंडिंग 11 की ही दी, इसका मतलब 1 महीने की पेमेंट नहीं करी, तो वो 1 महीना हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो जैसे मैंने जब पहले एडजस्टमेंट्स करवाई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताया था, बस उसमें और इसमें यही फर्क है। वहां पर स्पेसिफिकली बोल रहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहां बोल नहीं रहा, यहां अपने आप एक इनडायरेक्टली बता रहा है कि वो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। कैसे निकालें, सिंपल है, 22,000 रुपये 11 महीने के, तो 22,000 डिवाइडेड बाई 11 करो, 2,000 रुपये 1 महीने का आ गया, है ना। वो 2,000 रुपये आप देखो P&L में चलकर टू सैलरी लिखा है, टू सैलरी में ऐड कर रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हैं, याद होगा आपको, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये 2 काम करते हैं। तो ये दोनों काम करके दिखा रखे हैं। एक तो P&L में डेबिट कर रखा है सैलरी, उसमें ऐड करा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ले गए आउटस्टैंडिंग सैलरी। आया समझ में। नेक्स्ट, इसी में ही क्या, रेंट 28,000, ब्रैकेट में क्या लिख कर दिया, पेड अप टू 31 मई 2021। 31 मई 2021 उन्होंने 31 मई तक की पेमेंट कर दी। देखो ये साल कब से कब तक चल रहा है, इनका ये साल 31 मार्च 21 को खत्म हुआ है, तो ये साल शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 को। इन्होंने जो रेंट की पेमेंट करी वो करी अप टू 31 मई 2021, 1 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 तक की पेमेंट कर दी। ये तो ज्यादा कर दी, कितने महीने हो गए ये टोटल, 14 मंथ्स। लेकिन अक्रूवल बेसिस तो साल की रिकॉर्ड करने को कहता है, ये क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। कितने महीने का, 2 महीने का। कैसे निकालेंगे, 28,000 कितने मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितने मंथ्स हैं, 14, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 14, 2,000 रुपये 1 महीने का। हमने कितने महीने का एक्स्ट्रा दिया है, 2 महीने का, तो 2 महीने का 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपीज हमारे प्रीपेड आ गए। अब प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करते हैं, एक तो एक्सपेंस में से डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, और एक बैलेंस शीट की असेट साइड पर लेके जाते हैं, तो वो 2 ट्रीटमेंट कर देंगे हम। आया आप लोगों को ये सब समझ में। तो यहां पर दिखा रखा है मैंने, P&L में प्रीपेड माइनस करे हुए और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दिखा रखा है, ठीक है। इंप्लाइड एडजस्टमेंट का ही एक और एग्जांपल देखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो और एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक और एग्जांपल देखो आप लोग। ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, डेबिट क्रेडिट 6% लोन 1 लाख रुपए का, हमने 6% लोन ले रखा है। ये 6% लोन का मतलब क्या हुआ, जो भी लोन है 1 लाख का, उस पर 6% का इंटरेस्ट लगता है, मतलब ये टैग लगा हुआ है लोन के साथ कि इतना इंटरेस्ट वाला लोन है ये, 6% इंटरेस्ट वाला, ठीक है। नीचे ट्रायल में और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹2500, 2500 रुपए का इन्होंने इंटरेस्ट पे करा, जो डेबिट में दिखा दिया। एडजस्टमेंट दी, लोन हैज बीन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020, ये लोन इन्होंने कब लिया है, 1 अक्टूबर 2020 को ही लिया है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 को ही लोन लिया है, और ये साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2021। जरा एक बार चेक करते हैं
1 अक्टूबर 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक कितने महीने बन रहे? 6 महीने। तो इंटरेस्ट जरा एक बार चेक करके देखें। 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, 6% रेट है और 6 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो वो करके देखा तो पता चला इंटरेस्ट तो 3,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखा इन्होंने? सिर्फ 2500। इंटरेस्ट हमें देना कितना चाहिए था? 3,000। 500 रुपये इंटरेस्ट कम दिए तो ये 500 रुपये इंटरेस्ट क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। समझ में आया? आप कहोगे कि हर चीज में ऐसे चेक कर करके देखना है, जिसमें रेट लगा हुआ हो उसमें तो चेक करके देखना ही चाहिए। यहां पर रेट आपको दिख रहा है साफ साफ, तो एक बार चेक करने में क्या बुराई है? चेक करना ही पड़ेगा, मतलब वरना तो मार्क्स कटेंगे। तो पता चला 500 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं? एड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट आप कहां दिखा रहे होंगे? P&L में। तो P&L में चलिए, वहां पर उस 2500 में 500 रुपये ऐड कर दो और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लेगा। अच्छा, लोन जो 1 लाख का है वो तो लाइबिलिटी में जाएगा ही, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो हमने लाइबिलिटी में लिखा ही। कई लोग पूछते हैं कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन के साथ ऐड करना है क्या? आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए? ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में तो ऐड कर दिया ना P&L में, एंड टेक टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी ले गए। अब आप लोन में ऐड करना चाह रहे हो करो, नहीं करना चाह रहे मत करो, मैच तो आपका हो ही रही है लाइबिलिटी साइड। आया समझ में ये? तो ये हमने कुछ एम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स डिस्कस करी, और इससे पहले हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला डिस्कस किया। ठीक है, ये 2 एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर ली। अगर आप लोगों को ये क्लास थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच।